सभापति जी, बजट 2024-25 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निदा फाजली की शायरी से शुरू करके और अटल जी की कविता से इस बजट का समापन किया था और वित्त मंत्री जी ने 2 घंटे 53 मिनट तक इस बजट को सदन में पढ़ा। महोदय, बजट में सबसे जो खास बात देखी कि 1 साल की योजनाएं गिना करके और 2047 तक का विजन माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में बताया। बजट में रोजगार, शिक्षा, उद्योग, कृषि, महिला, मजदूर, किसान सब को फोकस किया, सब बिंदुओं को छूने की कोशिश की और बजट का प्रावधान किसी न किसी रूप में कम या ज्यादा उसमें किया है। लेकिन सभापति महोदय, हम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। आज भी 5.7 लाख करोड़ रुपया सरकार पे कर्जा है और इस बजट में 2.64 लाख करोड़ हमारी आमदनी दर्शाई गई है और 2.90 लाख करोड़ सरकार की खर्चा और 25,000 करोड़ रुपया सरकार कर्ज लेने के लिए अभी भी इसमें विचार कर रही है। तब जाकर के आपके इस बजट की घोषणाएं पूरी होंगी। सभापति जी, हमारे इस लोकतंत्र की खूबी है, संविधान के आर्टिकल 202 से 207 तक 202 से 207 तक लोकतांत्रिक सरकारों को, चुनी हुई जो सरकारें हैं उनको अपना राजस्व इकट्ठा करने की छूट दी गई है और राजस्व इकट्ठा करने के बाद में उसको किस तरह वो सरकारें व्यय करेगी, आय और व्यय का ये जो लेखा है, इसको हम बजट कहते हैं। संविधान निर्माताओं ने ये सोच करके कि लोकतांत्रिक सरकारें जन कल्याण के काम करेगी और जो राजस्व उनको प्राप्त हो रहा है उस राजस्व का बंटवारा भी कल्याणकारी योजनाओं में करेगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह की नीतियां और प्राथमिकताएं अभी सरकार ने तय की है, उससे सरकार की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है। बिंदु संख्या 33 में, बजट के बिंदु संख्या 33 में माननीय वित्त मंत्री जी ने 5,000 करोड़ रुपए के काम किले, महल और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण के लिए इसमें प्रावधान किया है। और बजट के बिंदु संख्या 85 जिसमें हम लोग EWS वर्ग के युवाओं की शिक्षा, रोजगार, बालिका संबल और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए मात्र 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इसी तरीके से अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, सफाई कर्मचारी, अल्पसंख्यक समुदाय को भी रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने का भी बहुत कम बजट अर्थात 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। बिंदु संख्या 80 में अगर हम देखते हैं तो TSP क्षेत्र में निवासरत जनजाति के परिवारों को मात्र 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे हम लोगों को यह साफ जाहिर हो रहा है कि इस बजट में जो राजस्व प्राप्त होगा
उस राजस्व का बंटवारा वीकर सेक्शन को नहीं करके, कमजोर वर्ग के लोगों को नहीं करके और किले और महलों पे इसका जो फोकस किया है, ये किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। मैं आप सब लोगों को भी ये निवेदन करना चाहता हूं, मेरे सत्ता पक्ष के साथी हैं, आप लोगों ने भी अभी देखा होगा अखबारों में टीएसपी एरिया में अपने बच्चों को बेचने तक की घटनाएं भी अभी अखबारों में छपी है। साथियों, अपने बच्चों को कौन बेचता है? वो जब बेचने की बात करता है तब जाकर के, जब उसके घर में खाने के भी अगर लाले पड़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अगर कोई गरीबी की स्थिति होती है तब जाकर के भी अपने बच्चों को बेचने की बात नहीं करता। ऐसी स्थिति जब टीएसपी एरिया में बन रही है, गरीब और मजदूरों के यहाँ पर इस तरह की स्थिति बन रही है, तो उस वर्ग को, उस क्षेत्र को निश्चित रूप से हमको बजट में प्रावधान बड़े स्तर पर करना चाहिए। ये नहीं करके हम लोगों ने एक बहुत बड़ी भूल की है। मैं सरकार से मांग करूंगा, वित्त मंत्री जी से मांग करूंगा कि हमारे आदिवासियों के लिए, टीएसपी क्षेत्र के लोगों के लिए, जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बजट का प्रावधान उनकी जनसंख्या के अनुसार करना चाहिए। उनकी जनसंख्या, क्योंकि अभी जनसंख्या के आधार पर जनगणना का जो चल रहा है 2021 की जो जनगणना है, इसीलिए हमारे राहुल गांधी जी ने देश में सबसे पहले ये मांग की है कि अब जो जनगणना हो वो जातिगत जनगणना हो। जाति के आधार पर जनगणना जब होगी तो निश्चित रूप से हमारे वीकर सेक्शन के लोग, आदिवासी और गरीब लोगों का सही संख्या में उसमें पता लगेगा और उसी आधार पर उनको बजट का जो है एलोकेशन होगा। महोदय, हमारे शासन और सुशासन के संबंध में पिछली सरकार ने राजस्थान में नए जिलों की घोषणा की थी और नए जिलों की घोषणा को पूरे राजस्थान के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि उन जिलों में अभी बजट मिलेगा, वहाँ का विकास होगा, वो क्षेत्र का विकास जिसके लिए लोग लालायित थे, वहाँ पर आप सरकार ने एक कमेटी बना करके और समीक्षा के नाम पर वो जो जिले का मामला था वो भी रोक दिया और इस तरीके से विकास को अवरुद्ध किया है। मैं आपके सभापति महोदय, आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो ERCP की योजना जो हमारी है, पूर्वी राजस्थान की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि ERCP योजना को उन्होंने अभी चालू करने का इस बजट में रखा है। लेकिन मेरा मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि ERCP के लिए जो मध्य प्रदेश से उन्होंने समझौता किया है, जो एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट के लिए MOU जो किया है, उस MOU की कॉपी हमने पहले भी मांगी थी और अब मैं फिर सदन के माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा, मध्य प्रदेश से आपने क्या समझौता किया और कितनी डिपेंडेबिलिटी पर आपने समझौता किया है, 21 जिलों को आप पानी कैसे दे पाओगे, ये सारी की सारी रूपरेखा सदन में आपको जो है बतानी चाहिए। आपने पहले MOU नहीं रखा, आप जाकर के जब भी आप बजट का रिप्लाई करेंगे, मैं आपसे मांग करता हूं, क्योंकि ये पूरे 1-2 जिलों का मामला नहीं है, 21 जिलों का मामला है। 21 जिलों का ये पूरी की पूरी जनता आपको ये देख रही है। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसका बिल्कुल जब आप जो है जवाब दें तो इसको जरूर अपने उसमें रखें। और इसी के साथ मैं 1 मिनट और लूंगा। मैं हमारे शिक्षा मंत्री जी, जिन्होंने अभी आदिवासियों के संबंध में एक ऐसा वक्तव्य दिया, आदिवासियों के पिता की जानकारी वो लेना चाहते थे, मैं उस संबंध में आपसे कहना चाहता हूँ। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ सदन का समय 2 घंटा बढ़ाया जाए। समय का सदन 2 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, बिराजे साहब, आपका परिवर्तित आय व्यय अनुमान